मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि एक कैलोरी बायोलॉजी वाले यूज करते हैं कैलोरी, और एक कैलोरी हम यूज करते हैं फिजिक्स वाले। इन दोनों में भी फर्क है, पता है ना आपको? ये बताया था आपको? यस सर। क्या फर्क है, किसी के ध्यान में है? मैंने तो फिजिक्स वाला बताया था, बायोलॉजी वाला मैंने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बायोलॉजी वाला ही बता दूंगा आपको। अच्छा ये देखो, ये मुझे भेजा हुआ है क्वेश्चन, ये भेजा हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, अच्छा मेरा ख्याल है कंफ्यूजन ये होगी, 1 से पहले उन्होंने 3 लिखा हुआ है, शायद मेरा ख्याल है स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज होगा। ये 3 मेरा ख्याल है मिस प्रिंट है। 1 कैलोरी नीचे आंसर दिए हुए हैं, तो 1 कैलोरी कितने जूल्स के बराबर होता है जी क्लास? 4.2 4.2 जूल्स। 4.2 जूल्स। फिर कल मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की थी, मुझे बता सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक, ऐसे ही है। और बार में किसके इक्वल था वो? 1 बार के 0.9 तकरीबन 1 बार ही बनता है। यस सर। और टॉर में किसके बराबर होगा? 760, सही है। टॉर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी दोनों सेम है, ये मैं बता देता हूं। तो खैर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है मुझे बताइए? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री, सर 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 के? जी जनाब, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, गुड। तो यहां जितने भी ऑप्शन है उनमें एक में 0 डिग्री सेल्सियस है, एक में 0 केल्विन है, एक में -273 डिग्री सेल्सियस है, और एक में 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दो हैं जिनमें 0 डिग्री सेल्सियस है, और दो वो हैं एक में 0 के और एक में -273 के। तो बताओ 0 के और -273 के ये दोनों को निकाल दूं? पक्की बात है ना? यस सर। अब 0 डिग्री वाला 2 है और ये दोनों 0 डिग्री ठीक है, तो आप प्रेशर पे बात चलेगी कि प्रेशर के हिसाब से देखेंगे। एक में प्रेशर दिया हुआ 0 टॉप, एक में प्रेशर दिया हुआ 760 टॉप। ओके, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है? 760 टॉर्क इक्वल है। ये जो कल बात हो रही थी ना यहां पे, तो मैंने कहा मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, अगर आप लोगों ने उसमें देख ली हो तो समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो इंटरनल एनर्जी थी मेरे पास, जिसको हम इस तरीके से लिख रहे थे n इंटू फिर 5/2 लिखा था मैंने, 3/2 लिखा था, तो यहां पे मैंने लिखा था 3RT। तो मैंने पूछा था 3RT ये कितने, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? तो मैंने कहा था हर एक को आपने कैसे लिखना है, इस तरीके इस फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब है कि 3 का मतलब है ये हो जाएगा 6/2, तो 2 1 2 2 3 6। तो इसका मतलब है कि ये 3 एक्चुअली क्या लिखा होगा 6/2। तो इस 6 का मतलब ये है, 6 का मतलब ये है कि ये इसकी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमें कल जवाब दिया था, सही जवाब दिया था। मेरा ख्याल है नौरीन ने कल सही जवाब दिया था हमें। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके अंदर। ये समझ में आ गई बात? अब तो जो 3 है उस 3 को आप बेसिकली 6/2 लिखेंगे। 6/2 लिखेंगे तो 2 से पता चल जाएगा, ये 2 अलग करें तो ये 6 आपको बता रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसी तरीके से चूंकि ये अपॉन में लिखा है 5/2, तो ये 5 बता रहा है कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये लिखा हुआ है 3/2, तो ये 3 बता रहा है कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट। फिर मैंने एक बात आपको और भी कही थी कि ये है मोनो एटॉमिक के लिए, यानी एक ऐसी गैस जिसमें हर एटम अलग अलग होता है। जिसका हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, जो हमारे कौन सा ग्रुप है, 8 ग्रुप है ना, जिसको कौन सा ग्रुप कहते हैं, नोबल गैसेज जो है हमारे पास, राइट। तो उसकी बात कर लो। ये हमारे पास जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह हो गए, डायटॉमिक हो गए। और ये जो है हमारे पास 3RT, ये किसकी भी हो जाएगा, पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए, जिसमें 2 से ज्यादा एटम होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास 1 कैलोरी है वो बराबर होता है 4.186, यानी तकरीबन बराबर हो गया कितने के, 4.2 जूल के, राइट। अच्छा बायोलॉजी वालों में जो कैलोरी है मैं वो भी बता दूं। जो बायोलॉजिकल कैलोरी है, बायोलॉजिकल यूनिट है
कैलोरी, तो 1 कैलोरी। अब आप गौर से देखें इन दोनों में फर्क, इसको और इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है। इसमें मैंने C कैपिटल लिखा है, इसमें मैंने C स्मॉल लिखा हुआ है। जो बायोलॉजी का कैलोरी है उसमें C कैपिटल होता है, याद रखिएगा, और जो फिजिक्स में हम कैलोरी इस्तेमाल करते हैं उसमें C स्मॉल होता है। तो बायोलॉजी वाले में कैपिटल C इस्तेमाल करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, ये 1000 कैलोरी के। हमारे फिजिक्स में जो कैलोरी इस्तेमाल होता है उसके 1000 कैलोरी बायोलॉजी का 1 कैलोरी बनता है। तो इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब है मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4186 या तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4200 जूल, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, ये चीज आ जाती है। तो ये फिजिक्स का, ये इसको मैं लिख दूं, दिस इज फॉर फिजिक्स एंड दिस इज फॉर बायोलॉजी। जो हम कहते हैं ना इतनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए एक दिन में, तो वो कैलोरीज ये लिखी हुई है हमारे बायोलॉजी की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर की यूनिट है, यानी यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वो हमने कल आपको बताया था, जिसका एटमॉस्फेरिक बताया था। तो 1 atm जो है वो 760 टॉर के इक्वल होता है, या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के भी इक्वल होता है, और ये 1 atm 1 बार के भी इक्वल है। तो 1 बार 1 atm 760 टॉर या 760 mmHg। mm का मतलब है, mm स्टैंड फॉर मिली मीटर, Hg ऑफ मरकरी, राइट। मरकरी का जो सिंबल है केमिस्ट्री में, वो हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, Hg। सही होगी ये बात, ओके। तो ये वो कन्वर्जन थी जो जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी। बाकी ये क्लियर है, ये इतना ही है। कुछ क्वेश्चन में इससे पहले इसने ऐसे करके 3 लिखा हुआ है, इसमें गैप है, तो मेरा ख्याल है ये कुछ मिस प्रिंट है वहां पर, राइट हो गया। इस्लाम ने मुझे कल क्वेश्चन भेजा था, वो भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर इस तरीके से देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। इसमें L हमारे पास इनिशियल लेंथ है और ये अल्फा है, और इसी तरीके से हमने डेल्टा V पढ़ा है जो कि है बीटा V डेल्टा T। इस बीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा। याद है आपको, बीटा कैन बी रिटन एज 3 अल्फा। इसी तरीके से अगर डेल्टा A हो, एरिया की बात हो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है 2 अल्फा A डेल्टा T। मतलब अगर चेंज इन लेंथ है तो इनिशियल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम है तो इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, अगर चेंज इन एरिया है तो इनिशियल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो लेंथ के लिए 1 अल्फा, एरिया के लिए 2 अल्फा और वॉल्यूम के लिए 3 अल्फा, सही है। तो लेंथ के लिए 1 अल्फा और एरिया के लिए हमारे पास 2 अल्फा और वॉल्यूम के लिए हमारे पास 3 अल्फा होगा, राइट। और ये सब बातें किसके लिए हैं, ये सारी बातें हैं हमारे पास सेम मटेरियल के लिए, ये सेम मटेरियल के लिए, राइट। अच्छा जी, इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस अल्फा, और इस 3 अल्फा को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम में चूंकि 3 साइड होती हैं, तो हर साइड का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को ऐड करें तो 3 अल्फा बनता है। एरिया में 2 साइड होती हैं, तो हर साइड के लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को ऐड करो तो 2 अल्फा बनता है। लेंथ में चूंकि एक साइड है तो 1 अल्फा है, राइट। तो इसका मतलब ये, इस तरीके से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मुझे इसरार ने सेंड किया था कल, और मेरा ख्याल है कि अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर सकते हैं। मैं अभी वो डेटा मैंने ट्रांसफर नहीं किया अपने इसमें ना, अपने लैपटॉप में, तो जब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगा तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ, करा सकता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो खासा टाइम जरा होगा, उसके बाद में डिस्कस कर लूंगा इसको, ठीक है। लेकिन ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए, ओके, ये सब ठीक है। इसके बाद हम लोग कल जहां तक पढ़ रहे थे, हमने ये बात डिस्कस कर ली, हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो P है वो 1/3 रो V स्क्वायर बार के इक्वल होता है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि हाफ m V स्क्वायर बार इज 3/2 kT के बराबर होता है।
हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हाफ कैपिटल M V स्क्वायर बार इज 3/2 RT के इक्वल होता है। हम ये बात जानते हैं कि जो एनर्जी है वो बेसिकली हमारे पास हाफ के टी, या आप कह लो कि हाफ हमारे पास जो के है वो किसके बराबर होता है, R/N A के इनटू टी, ये भी हमारे पास होता है, राइट। जिसकी वजह से फिर मैं क्या लिख रहा था इसको, 3/2 KT। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3। तो हाफ KT एनर्जी है और 3 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, फिर हमने मोनोएटॉमिक के लिए बात कर ली थी कि जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास। अच्छा, ये इंटरनल एनर्जी अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो आगे चल के हम थर्मोडायनेमिक्स के जब लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो वहां पर भी हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है मेरे पास, ये हम लोगों ने क्या लिखी हुई थी, हमने N इंटू 3/2 RT इस तरीके से मैंने करके लिखी थी। और ये किसके लिए थी, मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक। इसी तरीके से हमने ये एनर्जी जो है ये लिखी है N इंटू 5/2 RT, ये हमने किसके लिए लिखी है, ये डाई एटॉमिक के लिए लिखी हुई है। इसी तरीके से ये एनर्जी ENT हम लोगों ने N इंटू 3RT, ये हमने किसके लिए लिखी है, ये हमने पॉली एटॉमिक के लिए ये एनर्जी हमने लिखी हुई है। इसी तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम करते हैं PV इज इक्वल टू NKT, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, गैस लॉ है अकॉर्डिंग टू किसके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। तो यहां से हम लोग PV इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कांस्टेंट ले लें, तो बोल्ट्जमैन तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ बनता है, ये हमारे पास बनता है बॉयल्स लॉ बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम V/T करें तो ये हो जाएगा NK/P, तो ये P यहां जाके डिवाइड कर दें और T को यहां लाके डिवाइड कर दें, तो V/T इज इक्वल टू NK/P। और इसको अगर हम किसके बराबर ले लें, कांस्टेंट के बराबर ले लें, तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ बन जाता है। तो ये सारी बातें हमने अब तक कर ली हैं, ओके। और ये सारा डेटा मैंने एक साथ करके आपके लिए लिख दिया। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो इसके बाद हम अगली चीज पढ़ सकते हैं वो हमारे पास है हीट कैपेसिटी। तो जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी वो बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस का कोई टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर ले लो। फर्स्ट करो टेम्परेचर मैंने लिया 25 डिग्री सेल्सियस और मैंने इसको टेम्परेचर को कितना करना है, 26 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या है इस हीट को मैं क्या कहूंगा, डेल्टा क्यू। तो हम हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज कर दे, वो हीट जो कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज कर दे, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा Q का यूनिट है जूल्स और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो जूल्स पर केल्विन जिसको J' के इनवर्स भी लिखा जा सकता है, राइट। ये अच्छे तरीके से याद रखना है। ये यूनिट को याद भी रखिएगा इसलिए कि आगे चल के हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी टॉपिक है उसका नाम है एंट्रोपी। अभी से बात कर रहा हूं, अगर वहां मुझे याद ना रहा तो आप लोग मुझे जरूर याद दिलाइएगा ताकि मैं इसको डिस्कस करूं। एंट्रोपी का जो यूनिट है वो भी यही है, जूल्स पर केल्विन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हीट कैपेसिटी यानी जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो हम मॉलिक्यूलर मोशन को डिस्टर्ब करते हैं और जब मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब होती है तो सिस्टम का ऑर्डरनेस या सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो जब सिस्टम डिसऑर्डर होगा तो दैट डिसऑर्डर इज नोन एज एंट्रोपी। तो इसका मतलब है हीट कैपेसिटी का मतलब है कि जब भी वी आर प्रोवाइडिंग हीट सिस्टम गेट डिस्टर्ब, ओके।
सिस्टम गोज थ्रू ए डिसऑर्डर, जब भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। सो हीट कैपेसिटी आगे चल के बहुत ज्यादा साइनोनियम हो जाएगा एंट्रोपी के साथ, वहां बात करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है अगला जो है वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम कॉमन स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक सब्सटेंस है। अगर ये सब्सटेंस मेरे पास हो 1 kg सब्सटेंस है, इसका कोई भी टेम्परेचर ले लेते हैं, सपोज 25 डिग्री है, और मैंने टेम्परेचर कितना करना है, 26 डिग्री करना है। तो मैंने टेम्परेचर चेंज कितना करना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन करना है। ओके, तो मुझे इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मुझे इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी हीट, डेल्टा क्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो हीट जो कि 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करेगा। ये बात समझ आ रही है? That amount of heat which is required to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree of 1 kg, 1 unit of a substance is known as specific heat capacity. तो specific क्या है? Specific basically ये 1 kg जो mass है, ये specific है हमारे पास। Okay? This 1 kg mass हमारे पास specific है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल सी से। दिस इज कैपिटल सी एंड दिस इज स्मॉल सी। इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, राइट। इसमें डेल्टा क्यू का जो यूनिट है वो है जूल्स, और मास का यूनिट है केजी, और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। सो जूल्स पर केजी पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कॉमन स्पेसिफिक हीट, राइट। अच्छा, हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, और इस स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि कितनी हीट लेने के बाद वो अपना 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करता है। ये एक अहम बात है, इससे हमें चीजों के ठंडे या चीजों के गर्म होने का भी पता चलता है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, आयरन को डिस्कस करूं जिसकी स्पेसिफिक हीट होती है 499.9, तो तकरीबन 500 ले लेते हैं, 500 जूल्स पर केजी पर केल्विन, राइट। और उसके साथ में ले लेता हूं वाटर को, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो होती है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 500 जूल एनर्जी किसको दे रहा हूं, आयरन को दे रहा हूं, और 500 वाटर को दे रहा हूं, तो आयरन को 500 मिली। आयरन का टेम्परेचर फर्स्ट करो कि मेरे पास था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का टेम्परेचर भी था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आयरन को जब मैंने 500 दिए, तो आयरन का टेम्परेचर जब मैंने 500 प्रोवाइड किए, तो आयरन का टेम्परेचर 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने 500 हीट दे दी है, राइट। लेकिन वाटर को 4200, जब तक 4200 जूल वाटर को नहीं मिलेंगे, वाटर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसको फिर आप 500 दीजिए, इसको भी आप 500 दीजिए, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1000, ठीक है। ये 31 से कितने पे चला जाएगा, 32 पे, फिर इसको 500 करें, फिर 500 करें, तो ये 33 से 34 पे मूव कर जाएगा, राइट। अच्छा, इसको आपने 500 प्लस 500 यानी 1000 पहले हो गए थे, और ये 2000 हमारे पास हो गया, राइट। तो वाटर जो है वो अपना जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करेगा अभी भी, क्योंकि अभी कितने बने, ये 1000 और ये 1000, 2000 हो गए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 500 प्लस 500 किया, तो ये 35 से 36 पे आ जाएगा। जबकि इसको जब मैंने मजीद 500 यानी अभी 3000 पे पहुंचे, अब मैंने इसको दोबारा 500 प्लस 500 दिए, तो ये 37 से 38 पे चला गया, और ये 500 प्लस 500 करने पे 1000, अभी तक इसे चेंज नहीं किया। फिर इसको मैंने मजीद 500 दिए, तो ये चला गया 39 पे। जब इसको मजीद 500 दिए, तो अब जाके 4500 बने, इसको 4200 चाहिए, तो पानी अपना टेम्परेचर 30 से कितना करेगा, 31 करेगा।
तो सेम अमाउंट ऑफ हीट मैं आयरन को भी दे रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ हीट मैं वाटर को भी दे रहा हूं। तो मुझे बताइए 4500 जूल हीट लेने के बाद आयरन का टेम्परेचर 30 से 39 पर पहुंच जाएगा, जबकि वाटर का टेम्परेचर 30 से 31 रहेगा। यही वजह है कि पानी हमें ठंडा लगता है। बहुत सारी चीजें हमारे गर्म मौसम में गर्म हो चुकी होती हैं, हमें बहुत ज्यादा गर्म लगती होती हैं, लेकिन हम प्रिफर करते हैं पानी से नहाने के लिए, इसलिए कि पानी हमें फिर भी क्या लग रहा होता है, ठंडा लग रहा होता है। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ गई है। तो कुछ चीजें क्यों गर्म लगती है, कुछ चीजें क्यों ठंडी लगती है, इट ऑल डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो अगर आप एक ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा हीट लेने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेगा, और वो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो थोड़ी सी हीट लेने के बाद फौरन अपना टेम्परेचर चेंज कर लेगा, तो वो ज्यादा गर्म अपीयर होगा, राइट। यही वजह है कि हमारी जो, जैसे कराची की मिसाल ले लें, तो हमारी जमीन पे पानी भी है और जमीन का हिस्सा भी है, खुश्की भी है। तो अगर कराची की मिसाल ले लें तो कराची के साथ समंदर है। पूरा दिन जब धूप पड़ती रहती है तो हमारी जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता। तो जमीन गर्म होती है तो जमीन से क्या, जो एयर है वो ऊपर जाती है, तो पानी की तरफ से एयर हमारी तरफ आती है। तो दिन के टाइम पे समंदर से कराची की तरफ, समंदर से खुश्की की तरफ हवा आती है। जब पूरा दिन गुजर जाता है, रात होती है, अब पूरे दिन की गर्मी की वजह से पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, जबकि जमीन, चूंकि सूरज जा चुका होता है, चांद आ चुका होता है, तो जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। अब जमीन ठंडी और पानी गर्म है, तो पानी जो गर्म है, पानी वाले हिस्से से गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो खुश्की से यानी जमीन की तरफ से समंदर की तरफ हवा चलती है। तो कराची में जो हवाएं चलने का रीजन है, जितने भी शोर साइड के जो एरियाज होते हैं उस पर हवा चलने की रीजन होती है, वो यही होती है, राइट, कि कभी हवा एक तरफ जाती है, कभी दूसरी तरफ जाती है। तो अगर आप दिन के टाइम पे जाएंगे, सी साइड, सी व्यू पे जाएंगे, वहां पे पतंग उड़ा रहे होंगे, तो आपको पतंग का रुख जमीन की तरफ होगा, क्योंकि हवा समंदर से जमीन की तरफ जा रही है। रात के टाइम पे पतंग उड़ा रहे होंगे आप सी व्यू पे जाके, तो आपकी पतंग का रुख पानी की तरफ होगा, तो हवा जो है वो खुश्की से पानी की तरफ जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, यहां जाके मैं अब इस क्लास को फिर अभी एंड कर रहा हूं, और 5 मिनट बाद हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि मेरी क्लास में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं उसके ऑफ होने में। तो मैं इसको पहले ही ऑफ कर लूं, फिर मैं अगले टॉपिक के ऊपर बात करूं, ठीक है। उस दौरान कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, तो इसको ऑफ करके दोबारा कनेक्ट करें। सर आपने फोर्स का नहीं बताया। फोर्स का क्या बताना है? आपने कल पूछा था ना कि फोर्स क्या होता है, फिर हम सबके आंसर्स रॉन्ग थे, तो आपने बोला था मैं बताऊंगा। तो बताओ क्या होता है फोर्स, क्या होती है बताओ। हमने जवाब दिया था पर आपने बोला गलत था। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को भी बता देता हूँ। पहले ये बता देता हूँ, फिर क्लास इसको बंद कर ले, ऑफ कर, ठीक है। ये देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू ma, राइट, ऐसे ही है। और इसको हम लिखते हैं m, और एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है vf equals to vi plus at. vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो vf माइनस vi करूंगा तो at हो जाएगा मेरे पास, और अगर t को यहां लिख दूं तो t डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां पर a की जगह पे लिख सकता हूं vf माइनस vi अपॉन t, और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं m, तो m को, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, m को vf से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m vf माइनस फिर m को vi से कर रहा हूं, m vi अपॉन t। अब ये ऊपर वाली चीज बताओ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जब भी मास को वेलोसिटी मल्टीप्लाई करते क्या होता है, मोमेंटम। सो हमारे पास ये चीज बनी, mvf का मतलब है दिस इज फाइनल मोमेंटम, माइनस mvi का मतलब है दिस इज कौन सा, इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जब भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ऐसे ही है। तो डेल्टा p अपॉन t, तो हम इसको फोर्स को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये है फोर्स की डेफिनेशन। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आपको फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की टर्म में याद करना है, राइट, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। तो आज
आज के बाद ये मत बोलिएगा पुश पुल, किसी चलती चीज को रोक दे, किसी रुकी हुई चीज को चला दे। नो, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अभी जो मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो सवाल ये है कि हम मोमेंटम को क्यों स्टडी करते हैं फिजिक्स में। इस सवाल का जवाब ये है कि हम मोमेंटम को इसलिए स्टडी करते हैं कि हम ये बात देखना चाहते हैं कि कोलिजन किस टाइप का है। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मोमेंटम को हम इसलिए पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द कोलिजन। इसलिए आप नोट कीजिएगा, जहां कहीं फिजिक्स में, जब कभी फिजिक्स में कोलिजन आए तो अगली जो चीज आप देखते हैं वो होती है मोमेंटम। और जहां फिजिक्स में मोमेंटम हो तो आप फौरन देख लीजिएगा वहां पर कोलिजन हो रहा होगा। तो कोलिजन और मोमेंटम ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई चीजें हैं, और इसकी सिंपल वजह यह है कि हम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ए कोलिजन विदाउट मोमेंटम। तो उसमें कोलिजन में बेसिकली फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो कितनी फोर्स अप्लाई होगी, इट ऑल डिपेंड अपॉन कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। सर एक क्वेश्चन है, जी पूछिए। molecules of gas exert pressure on the walls of the container due to sir velocity और continuous collision। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? velocity है, continuous collision है, free motion है और free motion। गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो free motion नहीं, ऑप्शन मुझे आप पढ़ के बताएंगे क्या लिखे हैं? velocity, ओके, continuous collision, free motion और energy। नहीं देखो बात सुनो, हमने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी है, उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मॉलिक्यूल जो है अगर वो वॉल्स के साथ टकराएंगे तो वो प्रेशर बनाएगा। तो अब इससे सवाल उससे एक स्टेप पहले कर लिया है कि वो वॉल के साथ क्यों टकरा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल का जवाब ये है कि दे हैव एनर्जी। वही एनर्जी बेसिकली अपेयर हो रही है किस फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में। अगर हम लोग प्रेशर की जो इक्वेशन अभी तो मैंने मिटा दिया, लेकिन प्रेशर पी किसके बराबर था, 1/3 रो वी स्क्वायर बार। तो प्रेशर का ताल्लुक किसके साथ था, वेलोसिटी के साथ। और दूसरी इक्वेशन में वेलोसिटी का ताल्लुक किसके साथ था, टेम्परेचर के साथ। तो ऑब्वियस सी जो बात बनती है वो तो बनती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब ये है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ऑप्शन ठीक है। तो सर हम ऑप्शन तो एक ही टिक करेंगे ना, तो क्या एनर्जी रखूं? जिस अल्लामा ने क्वेश्चन बनाया है उसका मैं क्या कह सकता हूँ? सर फ्री मोशन भी वेलोसिटी तो है इसका आंसर, बट फ्री मोशन गैस होगी ना, गैस हमारी मोशन में। हाँ फ्री मोशन कह रहे हैं? यस सर। नो 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 जी सर, इसके चारों ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूज करने वाले। हाँ बात सुनो, कोई फ्री मोशन वगैरह नहीं है। मॉलिक्यूल क्यों मूव कर रहे हैं ये सवाल है। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अभी पूरी इतनी बड़ी डिस्कशन तो की है, इंटरनल एनर्जी मैंने लिखी है सारी, 3/2 kT, 3/2 RT। ये 3/2 RT मैंने क्या बताया आपको, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। तो इसमें T क्या है, T इज द टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल मूव करेंगे ना। तो आप या तो बोलो इंटरनल एनर्जी है या आप बोलो टेम्परेचर है, दोनों बातें ठीक है। उस टेम्परेचर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो 12mv² बार यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप टेम्परेचर बोलो या उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो या उसकी वेलोसिटी बोलो, मैं यही तो कह रहा हूं। आप बनाने वाले ने दूसरा क्वेश्चन बनाया उसके तो हम जिम्मेदार नहीं है ना, उसको जो मर्जी लिखे। आप अपने कॉन्सेप्ट को रखो, और जब हम रियल क्वेश्चन जैसे एसएमसी डीएमसी में जब आएंगे ना, फिर मैं वहां आपको बताऊंगा। आपने जो मैंने आपको क्वेश्चंस की वो बताई थी, वेबसाइट बताई थी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस पे। मैं तुम लोगों से इस वजह से कह रहा था, मैं आपको खुद दिखा दूंगा उसमें से ना। उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन जो है ना, कल जो हमने क्वेश्चन किया था ना, जिसमें हमने 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना लिखा था, 22.4, याद है आपको? यस सर जी, वो 22.4 वाला क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, और मैं उसका आंसर भी दिखाऊंगा वहीं से। वो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन लिखे थे उनमें से कोई ऑप्शन नहीं था। ये जो तुम बात कर रही हो ना, मैंने एक तो टिक करना है,
हाँ, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब जब की जो है आंसर की, उस आंसर की को मैं आपको दिखाऊंगा, वहां उन्होंने जो आंसर की दी है उस पर उन्होंने लिखा है कि 1 मार्क हमने हर बच्चे को दे दिया जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, चाहे सही किया गलत किया, सही तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन था ही नहीं उसमें से। तो आपने कोई भी जवाब को लगाना था, उसने कहा जिसने भी अटेम्प्ट किया 1 मार्क हमने उसको दे दिया। ये वहां की पे लिखा हुआ है। तो ये हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आपके ख्याल में कि एक सवाल के जो जवाब हैं उस उनमें से कोई जवाब दुरुस्त होगा, ये किसने कहा है दुरुस्त होगा? हो सकता है गलत हो। आपको नंबर मिलते हैं एसएमसी डीएमसी में, ही होता है पेपर में। ये मैं आपको खुद दिखा दूंगा उसमें से। अच्छा, ये मेरी बात समझ में आई बेटा तुम लोगों को? Yes, sir. मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा इंशाल्लाह। बल्कि अगर आप लोग मेरे साथ रहो ना, की नहीं दिखा पाऊंगा, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो मैं जरा अपने क्वेश्चन में चला जाऊं, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? आपको तो मैं नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं यस, ये क्वेश्चन है, रुके मैं आपसे अब शेयर करता हूं। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है? जी हाँ, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है इस वक्त? आ रही है ना? मैं अभी आपको दिखाता हूं। इसका जवाब मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा कि इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। ये क्वेश्चन तो हमने किया था, ये वाला, ठीक है? इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, ये आ जाओ जरा। ये क्वेश्चन है, ये साल लिखा हुआ है, इसकी मैं आंसर की जब निकाल लूंगा ना तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा उसमें। अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, इसका जवाब बताओ मुझे आप। चलो, ये देखो, ये 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन, एसएलसी में। The volume occupied by 1 gram mole of a gas 0 डिग्री पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बताओ कितना वॉल्यूम होता है? कल मैंने बताया था आपको। सर ये तो इसमें ऑप्शन है मेरे ख्याल से 22.4 22.4 लीटर्स। लीटर्स जो डीएम की इसके अंदर किधर है ये बताओ? नहीं है सर। अब तुम लोग एग्जाम में बैठे हो और मैंने तुमसे आज तक ऐसी कोई बात फर्ज करो डिस्कस नहीं की थी, वहां एग्जाम में तुम लोग मुझे बड़ा याद करोगे, है ना? यस कामरान मरवा दिया। लेकिन सर ये तो बहुत फिर कंफ्यूजन हो जाएगी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो, बहुत टाइम ना जाए ले जाएंगे क्वेश्चन। तुम क्या समझ रहे हो? हमेशा जवाब लिखा होगा, बाजू का नहीं लिखा होता। ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसकी आंसर की मैं निकाल लूंगा। बल्कि तुम लोगों को जो मैंने वेबसाइट बताई थी उस पर जाके देख लो। ये एसएमसी का क्वेश्चन है 2014 का, इसकी की में लिखा होगा 1 मार्क हमने दे दिया सबको, और मैंने क्वेश्चन अभी आपके सामने रख दिया। अब आप बताएं ना मैं क्या करूं इसका? जो 22 सर ये लोग जान के ऐसा करते हैं या बाय मिस्टेक आ जाता है? ये मिस्टेक हो जाती है, फिर वो 1 नंबर भी तो दे रहे हैं सबको, ये भी तो आप देखें। ये अच्छा वो एक क्वेश्चन जिसने भी पूछा था उसकी वजह से ये कल वाला भी डिस्कस हो गया, जो कल हमने पढ़ा था ना, ये यहां पर है। अब बताओ, ठीक है भाई, किसी को कोई ऑप्शन लगता है तो मुझे बता दे कि नहीं सर मुझे तो लग रहा है कि फलाना ऑप्शन है, डी लग रहा है, ई लग रहा है, या एग्री हो, हटा दूं उसको मैं, ठीक है? सबने देख सर बस ठीक है जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ये क्वेश्चन था, ये मैंने कहा था मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तक क्वेश्चंस की बारी नहीं आई। तो ये बात भी मैंने आपको बतानी थी जो आज डिस्कस हो गई, कि जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको जवाब नजर आए। उस वक्त आपका ईमान, आपकी नॉलेज इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि आप बोले नहीं है भाई जवाब इसमें, जरूरी थोड़ी कि हर पे निशान लगाना है। ओके? और वहां जो इन्विजिलेटर्स उस वक्त जो ड्यूटी दे रहे होते हैं ना, वो जरूरी नहीं होते कि वो फिजिक्स के हों या वो केमिस्ट्री की हों। वो आपको मत, वो आप कहेंगे भाई आपके जवाब में आप निशान लगा रहे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो आपको ये बोलेंगे बस। तो मेरा ख्याल है क्लियर हो चुका होगा आपको। हाँ भाई, अब अगला सवाल पूछो। ये तुम्हारे सवाल की वजह से जो है ना, ये सवाल किसने पूछा था? क्या नाम है स्टूडेंट का? बिस्मा। बिस्मा, तुम्हें क्लियर हो गया? जी सर। ओके, और किसी का कोई सवाल नहीं है? शुरू करें अपनी पढ़ाई। सर तो अगर इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं जिसपे आंसर नहीं है ऑप्शंस में, तो हम कोई भी अपनी तरफ से ऑप्शन मतलब वहां पे लिख देंगे या ये लिखेंगे कि इसका ऑप्शन मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं? आप उसमें जो आपको करीब तरीन लग रहा है ना उसमें ऑप्शन लगाओ। गलत, अगर क्वेश्चन गलत है ना तो वो आपको नंबर देंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किया, आप लगाओ, लगाना जरूर है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये
उस वक्त ये मत सोचना यार मेरा जवाब ये था वो इसमें है नहीं, हो सकता है कि मेरी नॉलेज का मसला हो सकता है नॉलेज का हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये एक दफा नहीं है, ये मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस की की में जिसमें उसने लिखा होगा, एक साल नहीं हुआ ये कई सालों में ऐसा हुआ है। हर साल कभी फिजिक्स में, कभी बायोलॉजी में, कभी केमिस्ट्री में, कभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स में, ये भी होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ोगे फिजिक्स में और वो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि वो तो लगेगा क्या, बल्कि पक्का क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, फिर आप क्या करोगे, लगोगे उससे बैठ के वहां पे। इसलिए मैंने गैस लॉज बताते वक्त, ये तमाम कन्वर्जन बताते वक्त मैंने कोई इस बात को ध्यान में रखा ही नहीं है कि भाई तुम लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ लोगे। मैंने आपको तमाम कन्वर्जन बताई हैं कि ये जिस तरह आज एटीएम, टॉर, बार, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसलिए कि मैं कोई होल छोड़ना ही नहीं चाहता कि जहां जाके आप बोलोगे यार ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा था, फिजिक्स में तो ऐसी कोई बात पढ़ी नहीं थी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक आध क्वेश्चन में होता है, एक आध क्वेश्चन में, बाकी पूरे पेपर में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चलें जी, अब आगे दोबारा से बात शुरू करते हैं अपनी। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज वो ये है कि हीट लॉस्ट, वो बॉडी जो हीट लॉस करती है हमेशा हीट गेन के बराबर होता है। एक बॉडी हीट लॉस करेगी, दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी। फर्स्ट करो हीट लॉस बाय बॉडी ए, तो हीट गेन बाय बॉडी बी एंड सी। ये एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये हीट लॉस कर रही है। आगे मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बी है और एक सी है, राइट। तो ये जितनी हीट लॉस करेगी ये दोनों उतनी ही हीट गेन करेंगे, मतलब इसकी हीट और इसकी हीट का सम, इन दोनों का प्लस किसके बराबर होगा, इसकी हीट, तो हीट लॉस हीट गेन। आसान सी बात है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट, अच्छा अब ये क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, आप जरा समझ लें। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में गैस है और वो कितनी है, वो है 1 मोल, 1 मोल गैस है, और उस 1 मोल गैस का टेम्परेचर है जो कि फर्स्ट कर लेते हैं 25 डिग्री है। 1 डिग्री मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो मुझे इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मुझे इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी हीट, डेल्टा क्यू जिसको हम कह रहे हैं। तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज कर दे। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द मोलर स्पेसिफिक हीट। लिखते हैं हम इसको कैसे, हम उसको ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा क्यू हमारे पास इक्वल होता है, सॉरी हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू कितनी हीट दे रहे हैं, 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो हम इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितनी हीट दे रहे हैं, जूल्स, कितनी मोल गैस को पर मोल, एंड कितना टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो आमतौर पर ऐसे भी लिखा हुआ नजर आता है, जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। वो किसी ने अपने क्वेश्चन में रखा, इसरार ने मुझे कोई क्वेश्चन भेजा था, उसमें ऐसे लिखा था, ऐसे करके पर के। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये सिर्फ आपको लिखने में फंसाना चाह रहा है और कुछ नहीं है भाई। जूल पर मोल, तो मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, और केल्विन को नीचे रहने दिया तो पर केल्विन लिख दिया। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल फुलिश किस्म की बात है इस किस्म की चीजों में। लेकिन आप कह लोगे मैथमेटिकल प्रैक्टिस है, दिस इज नॉट एमसीक्यू। ये कोई एमसीक्यू मेरे हिसाब से एमसीक्यू नहीं होता, ये कोई आपके कॉन्सेप्ट चेक करने की बात नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स को चेक करने की बात है कि आप मैथमेटिक्स में कितने स्ट्रॉन्ग हो, कि आप जूल और मोल को ऊपर ले जाओ, मोल इनवर्स, और केल्विन को नीचे रख दो, पर के लिख दिया, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन था, कल मैंने आपसे कहा था ना, एक क्वेश्चन में उसके यूनिट को हमने पढ़ा है लेकिन उसने उसको ऊपर नीचे करके लिखे हुए हैं। तो ये मेरे हिसाब से एमसीक्यू नहीं होते, ये सिर्फ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस होती है।
जो आप बुक्स बाजार से खरीदते हो उसमें करवा रहा होता, ठीक है। तो ये सवाल मेरा ख्याल है तुम्हें भी क्लियर हो गया कि तुमने जो मुझे व्हाट्सएप किया था उसमें इस तरह के क्वेश्चन था। यस सर, ठीक है, एग्जैक्टली यही तो नहीं था, लेकिन बस इसी तरह की उसने बात की, ऊपर नीचे कर दी, इसी तरह की बात है सर, बिल्कुल सही है ना। तो क्लियर हो गया होगा वो सारी बातें आपको। तो कितनी हीट दे रहे हैं एक मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए। यहां हमने क्या किया था, जब आप सेकंड ईयर में थे, आपने छोटी सी डेरिवेशन की थी। बहुत क्विकली मैं आपको बता दूं हमने कैसे किया था। हमने कहा एज वी नो, हम ये बात जानते हैं, ठीक है। डेरिवेशन मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज समझानी है। और वो हमने कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये हम जानते हैं। फिर हमने कहा हम जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला होता है एम अपॉन कैपिटल एम। तो इस एम को इधर ले जाओ तो एम कैपिटल एम किसके बराबर है, एम के बराबर हो जाएगा। मतलब जहां पे स्मॉल एम मैथ रखा हुआ है वहां मैं उसकी स्मॉल एम की जगह पे एनएम लिख सकता हूं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसको लिखा सी स्मॉल सी डेल्टा क्यू अपॉन इस एम की जगह पे ये एन एम लिखा और साथ में डेल्टा टी हमने एज इट इज लिखा। फिर ये कैपिटल एम उठा के वहां ले गया तो एम सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। क्या ये चीज और ये चीज सेम बन गई? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है राइट हैंड साइड, दिस इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। बट द लेफ्ट हैंड साइड gives you another definition of the molar specific heat. According to this formula, the molar specific heat, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बोलेंगे, is the product of m क्या है, m molar mass, c क्या है, specific heat capacity. So the molar specific heat can also be defined as the product of the molar mass and the specific heat capacity, right? So now we have two definition of molar specific heat. This is the first definition of molar specific heat. This, the amount of heat, delta Q is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 Kelvin. Second definition is the product of the molar mass and the specific heat capacity is the molar specific heat. Precisely speaking, molar specific heat solid, liquid, gases तीनों के लिए पढ़ते हैं, but roughly speaking हमारे टेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए पढ़ते हैं। ओके, क्या मोलर स्पेसिफिक हीट सॉलिड लाइक आयरन पे अप्लाई की जा सकती है? द आंसर इज यस। विल देयर बी एनी डिफरेंस? यस, देयर विल बी अ डिफरेंस। बहुत हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन आपको पता है फिजिक्स में डिफरेंस इज डिफरेंस, वो वैल्यू का चेंज है। लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से ऐसी बात नहीं है। अगर कभी हमने कोर्स जल्दी खत्म कर लिया और नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ा तो फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको जो बता रहा हूं वो इंटरमीडिएट के कोर्स के हिसाब से बता रहा हूं। मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द गैसेस, और जो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज पढ़ी है, हीट कैपेसिटी पढ़ी है, दैट इज फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड। ओके डन, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। अब अगर ये बात ठीक है कि मोलर स्पेसिफिक हीट हम गैसेस के लिए पढ़ते हैं, तो यहां एक बात और देखें, टाइप्स। अच्छा, ये टाइप्स क्या है इसको आप समझ लो। ये देखो, ये मेरे पास एक सिलेंडर, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन है मेरे पास, इसको मैं लिख रहा हूं मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन इज मूवेबल। तो मूवेबल का मतलब मैंने आपको 1-2 क्लास से पहले बताया था। मूवेबल का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। मेरी वीडियोस आपको मिल रही हैं, चाहो तो वहां जाकर रिवाइज कर लो, मैंने आपको बताया था। तो मूवेबल मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। इसमें मेरे पास कितनी गैस है? 1 मोल गैस है, और इसका टेम्परेचर कितना है? सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने कितना करना है? 26 डिग्री सेल्सियस करना है। तो मुझे इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? मुझे इसको हीट प्रोवाइड करनी है, डेल्टा क्यू। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूं। फर्ज करो कि जी मैंने कैलकुलेशन की, मुझे पता चला कि मुझे जो हीट देनी है वो हीट देनी है, कितनी देनी है जनाब अली? वो मुझे देनी है 10। ओके, 10 जूल अगर मैं हीट देता हूं 1 मोल गैस को 10 जूल हीट, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, एग्जैक्ट बात नहीं है, ये रफली स्पीकिंग है, ठीक है, अपने से मिसाल बनाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरी कैलकुलेशन मुझे बता रही है कि अगर 1 मोल गैस को मैं 10 जूल हीट देता हूं तो वो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर लेगी। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैंने इसको 10 जूल हीट दे दी।
जो 10 जूल मैंने हीट इसको दी, जब मॉलिक्यूल को वो 10 जूल हीट मिली तो मॉलिक्यूलर मोशन तेज हो गई, मॉलिक्यूल की मोशन तेज हुई तो उन्होंने पिस्टन पे जब जोर लगाया तो उनको पता चला कि पिस्टन तो मूवेबल है भाई, इस पिस्टन को तो मैं मूव करा सकता हूं। उन्होंने पिस्टन को मूव करा दिया, तो पिस्टन यहां से मूव करके यहां चला गया। ये पिस्टन क्यों अपनी जगह से ऊपर चला गया? बिकॉज द पिस्टन इज मूवेबल। क्या जब पिस्टन अपनी जगह से नीचे से मूव करके ऊपर जाएगा तो क्या ऐसे ही चला जाएगा या पिस्टन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन नीचे से ऊपर गया तो पिस्टन ने वर्क किया, उस वर्क के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से लाएगा? वही एनर्जी जो मैंने दी है उसी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। तो जब पिस्टन मूव करके यहां से यहां गया तो उसने वर्क किया, उसको मैंने डेल्टा डब्ल्यू लिखा। ये डेल्टा डब्ल्यू फर्स्ट कर लेते हैं कि उसने कितना है उसके पास 3 जूल है, ऐसे ले लेते हैं। तो मैंने गैस को 10 जूल दी थी, उस 10 में से 3 जूल तो उसने वर्क के तौर पे इस्तेमाल कर ली, तो गैस को कितनी मिली? 7 जूल। ये बड़ी अच्छी तरीके से नोट करो। अब मैं गैस को बोलूंगा भाई तुमने 1 डिग्री टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज किया? गैस बोलेगी भाई तुमने मुझे 10 जूल दिए, नहीं बोलूंगा अरे मैंने तो आपको 10 जूल हीट प्रोवाइड की थी। वो बोलेगी आपने 10 की थी लेकिन उसमें से 3 जूल मैंने वर्क में लगा दी, तो मैं बोलूंगा मैंने थोड़ी कहा था वर्क में लगाने पे। गैस बोलेगी व्हाटएवर, आपने कहा था नहीं कहा था, बट योर प्रोवाइड पार्ट ऑफ योर प्रोवाइडेड हीट is consumed in doing the work. So अब आप चूंकि मुझे हीट पूरी नहीं मिली लिहाजा आप मुझे हीट और दो, तो मुझे ना चाहते हुए भी इसको 3 जूल और देने पड़े, तो 13 जूल लेने के बाद इसका अपना टेम्परेचर चेंज किया। देखा आपने, इस मिसाल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो अपनी गैस को, इफ द पिस्टन इज मूवेबल मतलब कांस्टेंट प्रेशर, सो योर प्रोवाइडेड हीट का सम पार्ट will be converted into work। इस तरीके से जो 1 मोल गैस की हमने हीट चेंज की, इसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cp, और Cp का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। आप बोलेंगे क्या फर्क है भाई? ये तो वही है। हाँ तो वही है ना, बस मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए इसको Cp लिख देते हम लोग, और तो कोई खास बात नहीं। इसी तरीके से अब इस मिसाल को दोबारा देखो। ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे जो पिस्टन है उसको मैंने नट लगा के टाइट कर दिया, मतलब अब ये पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब ये पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम बन गया, कांस्टेंट वॉल्यूम बन गया। इसमें मेरे पास कौन सी गैस है? यही वाली गैस है, 1 मोल है और इसका टेम्परेचर फर्स्ट करें 25 था, मुझे कितना करना था? 26। तो मुझे इसको क्या प्रोवाइड करनी थी? हीट प्रोवाइड करनी थी, और वो हीट कितनी है मैंने कैलकुलेट किया, 10 जूल है। मैंने 10 जूल इसको हीट दी, गैस के मॉलिक्यूल की मोशन तेज हुई, उसने पिस्टन पे जोर लगाया लेकिन पिस्टन अब मूव नहीं कर सकता, लिहाजा सारी की सारी 10 जूल किसको मिल गई? गैस को मिल गई, और गैस का हमने टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये दोनों मिसालें मैं बता रही हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें जो हीट है वो कम देनी पड़ रही है और कांस्टेंट प्रेशर पे हमें हीट ज्यादा देनी पड़ रही है। देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हमें हीट क्यों ज्यादा देनी पड़ी है? कांस्टेंट प्रेशर पे बिकॉज प्रोवाइडेड हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हुआ। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट क्यों कम देनी पड़ रही है? इसलिए कम देनी पड़ी कि ऑल द प्रोवाइडेड हीट बिकम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तमाम हीट सिस्टम को मिल गई, नो वर्क डन, कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? मूवेबल पिस्टन है ही नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये बात समझ आ गई? इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cv से, इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला है, बस Cv लिखेंगे। इन दोनों मिसालों से एक बात समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कम होती है। क्लियर है? क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि कुछ हिस्सा एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट होता है, और देना पड़ता है। क्यों कम होती है? क्योंकि सारी हीट सिस्टम को मिल जाती है। कितनी ज्यादा होती है या ये कितनी कम होती है, इसके लिए हम मशहूर जमाना किस्म की एक इक्वेशन जानते हैं कि जब भी ज्यादा में से कम को माइनस करो, ज्यादा में से कम को Cp में से Cv माइनस करो तो किसके बराबर आता है? राइट, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब ये Cp, ये Cv और ये R के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये R क्या है? R की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी है? 8.314।
जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, क्योंकि दोनों का फर्क इतना आ रहा है ना, तो ये ज्यादा है। सीपी कितना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, या सीवी कम है, कितना कम होता है, इतना कम होता है। तो सीपी हमेशा ज्यादा होता है, कितना 8.314। तो सीपी और सीवी क्या है, कुछ भी नहीं है, एनर्जीज हैं। इसका मैंने आपको क्या यूनिट बताया था, देखिए इनका यूनिट मैंने आपको अभी स्पेसिफिक हीट का यूनिट बताया था ना, जूल पर मोल पर केल्विन। यानी एक मोल गैस का एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी दोगे, तो जूल इज एनर्जी। एनर्जी और आर क्या एनर्जी, पहले भी बात कर चुका हूं। आर पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, सिर्फ आपको क्या बताता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। आज आप देख सकते हैं। तो अगर आपसे किसी एमसीक्यू में पूछे कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम से कितनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है। दोनों में फर्क कितना होता है, तो इतना फर्क होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कितनी कम देनी पड़ती है, इतनी कम देनी पड़ती है। ये मेरा ख्याल है आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। अच्छा, सीवी का यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। सीवी का यूनिट क्या है, वही यूनिट है, जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा जी, आर का यूनिट क्या है, वही जूल पर मोल पर केल्विन। क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख दूं, सीपी अपॉन आर, और ऐसे ये आर देखो, आर के साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो आर और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर यहां मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, सीपी माइनस सीवी अपॉन आर इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं, सीपी अपॉन आर माइनस सीवी अपॉन आर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन का यूनिट क्या है, यूनिट कोई यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि सीपी के यूनिट और आर का यूनिट सेम है, कैंसिल। सीवी का यूनिट आर का यूनिट सेम है, कैंसिल। तो जब हम इक्वेशन को इस तरह लिखते हैं, तो ये इक्वेशन यूनिट से इंडिपेंडेंट हो जाती है, जिसे कहते हैं डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन। ओके, तो इसी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब सीपी और सीवी की वैल्यूज के बारे में मैंने बात करनी है, मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक के लिए, जो कि आपको वैल्यूज याद करनी है। अब ये वैल्यूज आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, और वो वैल्यू ये है आपकी कि क्या लिखना चाहिए मुझे, सीवी, यहां में नजर आता है, सीवी जो है वो हमारे पास 3/2 आर के बराबर होता है, और ये किसके लिए है, ये मोनोएटॉमिक के लिए। इसी तरीके से सीवी बराबर है मेरे पास 5/2 आर के, और ये किसके लिए है, ये डायएटॉमिक के लिए। और इसी तरीके से सीवी मेरे पास इक्वल है 3 आर के, ठीक है। और ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास है पॉलीएटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए। इसी तरीके से अगर मैं सीपी की बात करता हूं, तो सीपी मेरे पास बराबर है 5/2 आर के, राइट। और ये किसके लिए, मोनो के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए। इसी तरीके से सीपी मेरे पास जो है वो 7/2 आर के बराबर है, ये किसके लिए, डायएटॉमिक के लिए। इसी तरीके से सीपी जो है वो मेरे पास बराबर है 4 आर के, ये किसके लिए, मेरे पास पॉलीएटॉमिक के लिए, राइट। और आप देख सकते हैं कि सीबी कम है और सीपी ज्यादा है, देख रहे हैं। मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 का मतलब है कितना, मतलब 3/2 1.5, और 5/2 2.5। तो मोनोएटॉमिक के लिए सीवी कम होता है और सीपी ज्यादा होता है हमेशा। इसी तरीके से हम जानते हैं एक कांस्टेंट होता है गैमा। ये गैमा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी की रेशियो होती है, और सीपी अपॉन सीवी की रेशियो क्या बोलते हैं, गैमा। और वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज ऑफ गैमा जो है वो तकरीबन इज फ्रॉम 1.1 से 1.8 तक होती है। फरहान 1.1 से 1.8 तक हमारे पास ये वैल्यू होती है, किसकी, सीपी अपॉन सीवी, जो कि गैमा के बराबर है। तो जब भी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो लोगे, तो उसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो गैमा की वैल्यूज है हमारे पास, वो हो जाएंगी, अगर आप मोनोएटॉमिक के लिए कैलकुलेट करो, तो देखो गैमा हमारे पास क्या है, या मैं डायएटॉमिक के लिए कैलकुलेट कर देता हूं, या मोनो के लिए करता हूं, बाकी सब के लिए तुमको खुद कर लेना। तो देखो सीपी
कितना है मेरे पास 5/2 डिवाइडेड बाय साथ में r है, और सी बी मोनोवेरिक कितना है 3/2 और साथ में r से r कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 5/3। आसान है। तो ये किसके लिए आ गया मोनो के लिए। तो ये अगर तुम लोगों को याद हो तो ये गैमा की वैल्यू कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से गैमा की वैल्यू तुमने कैलकुलेट करनी है डायटोमिक के लिए, जो कि तकरीबन बनती है 7/5, और गैमा की वैल्यू हमारे पास बनती है तकरीबन 4/3 इसके लिए पॉली के लिए, और ये डाई के लिए डायटोमिक। तो ये सारी वैल्यूज तुम लोगों को याद रहनी चाहिए, ये तमाम वैल्यूज। ओके